बिहार सैनिक केमिस्ट्री लेक्चरर इन सेंट्रल एकेडमी गुड्डापुर जी। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो कृषि रसायन विज्ञान थी उसमें से हमने एक चैप्टर चालू कर रखा था जिसका नाम था बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में से हमने शुरू में कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमने जानने का प्रयास किया था, वर्गीकरण पढ़ने का प्रयास किया था। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। हमने पीछे की बात एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, पीछे की बातें रिपीट कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम कहें, सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटा था, जिनमें से एक तो शर्करा था और एक क्या था, अशर्करा था। शर्करा की पहचान हमने कहा था क्रिस्टलीय होता है, स्वाद मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। और अशर्करा में स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने कहा था जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से, ध्यान देना। सबसे पहले हमने कहा था, पहला था अपने पास मोनोसेकेराइड, पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा था अपने पास ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा था पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये तीन भाग थे। पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड और तीसरा था पॉलीसेकेराइड। दोस्तों, हमने कल की क्लास में लास्ट में हमने मोनोसेकेराइड के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है, आज का जो पहला बिंदु रहेगा वो ये रहेगा, क्या रहेगा, ओलिगोसेकेराइड। क्या रहेगा दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड। तो देखो चालू करते हैं आज का बिंदु ओलिगोसेकेराइड के बारे में विस्तार से जानना प्रारंभ करते हैं। देखो आज का बिंदु है वो है ओलिगो सेकेराइड। यहां ओलिगो का तात्पर्य होता है, यहां ओलिगो का तात्पर्य होता है AQ। यहां इस AQ का तात्पर्य होता है कुछ, यानी कम। और सेकेराइड का अर्थ होता है, सेकेराइड का अर्थ होता है शर्करा। मतलब ये हो गया कि वे कार्बोहाइड्रेट जो कुछ मोनोसेकेराइड शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं, कुछ मोनोसेकेराइड शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। या मैं ऐसा कह दूं कि वे सेकेराइड हम जिनके जल अपघटन से 2 से 10, 2 से ज्यादा और 10 से कम है, 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। तो दोबारा देखो इसकी परिभाषा क्या है। ओलिगोसेकेराइड का अभिप्राय हमने जानने का प्रयास किया, वो था ओलिगो का अर्थ होता है एक भी, यानी बहुत कुछ होता है, और सेकेराइड का अर्थ शर्करा। मतलब ये हो गया कुछ शर्कराओं से निर्मित होता है। किससे होता है, कुछ शर्कराओं से निर्मित होते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10, कितने, 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब देखो होता क्या है, ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड अणु के आधार पर
ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड अणु के आधार पर इसे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड आदि भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? डाइसेकेराइड इकाइयों के आधार पर या सेकेराइड अणु के आधार पर इसे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड के में बांटा गया है। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओलिगोसेकेराइड है, इसमें अभी हमने कहा ओलिगोसेकेराइड के जल अपघटन से 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण है। इसका अगर जल अपघटन करवाया जाए तो अपने पास 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ओलिगोसेकेराइड का सामान्य सूत्र ओलिगोसेकेराइड का सामान्य सूत्र मुख्य रूप से हम लिखेंगे वो है C12H22O11। C12H22O11। मैं ऐसा कह दूं, इसमें अपने पास जो सिंपल वे में हम कहेंगे डाइसेकेराइड बोल सकते हैं इसको, वो अपने पास स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे अपने पास हमने कहा 2 सेकेराइड अणु है, डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड के लिए डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह से जान रखे हैं, जिनमें से हम कहेंगे माल्टोस, एक तो होता है माल्टोस, एक होता है सुक्रोस और एक होता है गैलेक्टोस। क्या होता है? गैलेक्टोस होता है। जैसे हमने कहा डाइसेकेराइड जो इकाइयां हैं, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके हमने 3 एग्जाम्पल जाने हैं, माल्टोस, सुक्रोस और गैलेक्टोस। इन तीनों का डाइसेकेराइड का सूत्र जनरल में ये होता है। अब देखो होता क्या है कि जो माल्टोस शर्करा है या मैं ऐसा डाइसेकेराइड है, उसमें जो एक मोनोसेकेराइड अणु है वो आपस में एक विशेष बंध द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, उसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब सुनो अपने पास कैसे, जैसे मैं बात कर लेता हूं। अभी हमने कहा कि जो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जान लो, आपके पास है माल्टोस, क्या है? माल्टोस है। अब माल्टोस का आपको क्या करना है कि माल्टोस किससे मिलकर बना होता है, माल्टोस के जल अपघटन से क्या क्या प्राप्त होता है, माल्टोस में कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो मैं ऐसा कह दूं कि माल्टोस है प्लस जल, दोनों को अगर क्रिया करवाएंगे तो अपने पास 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होंगे। कितने अणु प्राप्त होंगे? 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होंगे। मतलब ये हो गया जल का अणु जुड़ते ही क्या बन जाएंगे? 2 ग्लूकोज के अणु बन जाएंगे। मतलब ये है माल्टोस है वो 2 ग्लूकोज के अणु द्वारा बना होता है। या मैं ऐसा कह दूं ग्लूकोज का एनहाइड्राइड है वो क्या होता है? माल्टोस होता है। जैसे हमने सामान्य केमिस्ट्री में बोलते हैं अल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर होता है, वैसे हम कहेंगे ग्लूकोज का एनहाइड्राइड क्या होता है? माल्टोस होता है। क्या होता है? माल्टोस। माल्टोस को मुख्य रूप से हम कहते हैं कि माल यानी चावल, माल शर्करा बोलते हैं, चावलों की जो माल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा था सुक्रोस। क्या लिया था हमने? दूसरा एग्जाम्पल लिया है सुक्रोस। सुक्रोस की बात करें तो सुक्रोस के जल अपघटन से सुक्रोस प्लस H2O अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराओगे तो अपने पास इसके जल अपघटन से एक अणु तो ग्लूकोज का प्राप्त होगा,
एक अणु तो किसका प्राप्त होगा, ग्लूकोज का प्राप्त होगा, तथा एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होगा। एक तो कौन है, ग्लूकोज, और एक कौन सा है, फ्रक्टोज। अर्थात ग्लूकोज व फ्रक्टोज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज को सामान्य शर्करा भी कहते हैं। सामान्य शर्करा भी सुक्रोज को कहा जाता है। जैसे हम बात करें अपनी भाषा में चीनी है, वो सुक्रोज है। चीनी को क्या बोलते हैं, सुक्रोज कहा जाता है। सामान्य शर्करा क्या है, सुक्रोज कहलाती है। इस सुक्रोज को हम मुख्य रूप से गन्ना या फिर चुकंदर, यानी गन्ना या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो सुक्रोज है उसको हम गन्ना या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। मतलब अपने को प्राप्त कहां से होता है, गन्ना या चुकंदर से प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं इच्छु शर्करा भी कहा जाता है। इच्छु शर्करा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलता है, कैन शुगर, इच्छु शर्करा भी कहा जाता है। अब आपने से कोई पूछा जाए इच्छु शर्करा का, अगर कोई इच्छु शर्करा है उसका अपघटन बताओ या उसके जल अपघटन से कौन सी इकाइयां प्राप्त होती हैं, आप उत्तर दोगे ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इन दोनों के बीच में जो बंध पड़ते हैं होता है उसका नाम हमने क्या लिखा था, ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध होता है दोनों के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, सुक्रोज का निर्माण कर लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य माल्टोज में कि माल्टोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज की इकाई से। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से इसमें एक और है जिसका नाम है माल्टोज, सुक्रोज, और एक होता है गैलेक्टोज। एक होता है गैलेक्टोज। देखो इसको हम कहें कि दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें इसका जल अपघटन करवाएं, इसका जल अपघटन करवाएं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा कि गैलेक्टोज है प्लस H2 को क्रिया पहले तो ग्लूकोज का अणु प्राप्त होगा और एक प्राप्त होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। कहने का मतलब ये है, हमने इसको यहां गलत लिख दिया, ये है लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। यानी इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य लैक्टोज शर्करा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दूध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और लैक्टोज के जल अपघटन से अपने पास ग्लूकोज व गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज व गैलेक्टोज का निर्माण होता है। कहने का अभिप्राय ग्लूकोज व गैलेक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। अब देखो सवाल ये आता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है। तो बता दूं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का दोनों का सामान्य सूत्र तो सेम ही होता है, C6H12 और 6। दोनों का सामान्य सूत्र तो क्या होता है, सेम होता है, जिसका क्या सूत्र है, C6H12 और 6 होता है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 4 नंबर कार्बन का विन्यास बदलता है। ग्लूकोज व गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन का विन्यास बदल जाता है। 4 नंबर कार्बन है वो अलग अलग होता है, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अब मैं ऐसा कहूं कि अभी हमने कहा कि ओलिगोसैकेराइड्स हैं, उनमें जो एकलक इकाइयां हैं, मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, अब अपने पास एक और बचता है इसमें, उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। क्या नाम है, पॉलीसैकेराइड। तो देखो अगला बिंदु अपना इसी में लेते हैं,
पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड्स देते हैं। देखो अभी तो अपने पास क्या था? ओलिगोसेकेराइड, और अब यहाँ पर क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का अभिप्राय है पॉली का तो था बहुत सारे, और सेकेराइड करता है शर्करा, यानी बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं। मैं ऐसा कह दूं, सेकेराइड अणु के बहुलक होते हैं, या कुछ अनुभाग वाले सेकेराइड हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। यानी अपने पास बात करें कि जो सेकेराइड अणु हैं उनकी संख्या या उनका जो अणुओं की संख्या है वो अगर 10 से ज्यादा रहे, कितने से? 10 से ज्यादा रहे, तो अपने पास किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र वो होता है C6H10O5 के कितना लगाओगे? N लगाओगे। यहाँ N की वैल्यू है वो क्या है? अनंत है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका घनक फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है। किसका? पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है वो सामान्य रूप से जो अशर्करा थे, क्या थे? अशर्करा, इनके उदाहरण होते हैं। यानी अशर्करा प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। अशर्करा का मतलब हो गया जो क्या है? जिनका संरचना क्या है? अक्रिस्टलीय है। कैसी है संरचना? कैसी है? अक्रिस्टलीय है। जिसकी संरचना कैसी है? अक्रिस्टलीय, मतलब उनकी संरचना क्या है? फिक्स नहीं है, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। इसी प्रकार से स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है, और जल में अविलय होते हैं, जल में ये घुलते नहीं हैं। ये सारे क्या है? अशर्करा है, और इन अशर्करा अणुओं को क्या रखा गया है? पॉलीसेकेराइड में रखा गया है। अब देखो हम बात करते हैं अशर्करा यानी जो पॉलीसेकेराइड है वो कौन कौन से? देखो सामान्य पॉलीसेकेराइड है, जो सरल पॉलीसेकेराइड है उनमें हम बोल सकते हैं स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे क्या हैं? ये किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण है? सरल शर्कराओं के, या मैं कहूंगी सरल पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। कुछ होते हैं जटिल, जिसमें जैसे हेमिसेलुलोज की बात कर लें, इसी प्रकार से पैक्टिन की बात कर लें, इसी प्रकार से लिग्निन की बात कर लें। जो तीनों के तीनों क्या होते हैं? पैक्टिन, हेमिसेलुलोज और लिग्निन, ये तीनों क्या होते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं। और देखो अपने पास हम बात करें जो सेलुलोज है, स्टार्च है, वो जो अपने पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति बनाने में काम में आते हैं, यानी उनके रूप से उनमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसमें एक होता है ग्लाइकोजन, एक क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन ये भी क्या अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड है, सरल पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्राणी स्टार्च भी बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है यकृत स्टार्च भी बोला जाता है। प्राणी स्टार्च या फिर क्या बोलते हैं इसको? यकृत स्टार्च भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसका कारण जो ग्लाइकोजन है ये मुख्य रूप से प्राणियों की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी ज्यादा मात्रा है वो यकृत में पाई जाती है। इसकी ज्यादा मात्रा कहां पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यकृत स्टार्च भी बोला जाता है। जो अपने पेशियां हैं उनका जो पेशियों के संकुचन से या पेशियों के हिलने डुलने से जो यकृत ग्लाइकोजन है उसका फॉर्मेशन होता है। मैं ऐसा कह दूं जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? जब अपनी बॉडी में जब हम खाना नहीं खाते हैं, भूख के समय किसी व्यक्ति को भूख लगे, लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, उस समय ये
ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा का संचरण करता है। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है और क्या करता है? ऊर्जा का संचरण करता है। अब तो ग्लूकोज में बदल गया, ऊर्जा का संचरण कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज की भांति कार्य करता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज की भांति है प्राणी स्टार्च का भी क्या कार्य है? जो पेट को मुख्य रूप से क्या है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो मैं ऐसा कहूं कि जो शरीर है उसको बल प्रदान यानी सीधा खड़े रहने में क्या है? इसको सहायता प्रदान करता है। तो ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं? प्राणी स्टार्च बोला जाता है। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? प्राणी स्टार्च बोला जाता है। अब अपने से पूछा जाए क्यों कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? ग्लाइकोजन है वो मुख्य रूप से जो अपने जीव जगत है उसके यकृत कोशिकाएं, इसके अलावा पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। जब भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की कमी होती है, उस सिचुएशन में ग्लाइकोजन है वो आसानी से ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है और कोशिका को आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? प्राणी स्टार्च कहा जाता है। क्या बात है? इसको प्राणी स्टार्च कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं प्राणी स्टार्च किसे कहते हैं, तो याद रहे प्राणी स्टार्च के बारे में अपने को आना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करें कि जो स्टार्च होते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो इनमें से हम कहें कि जो अपने पास कपास होता है, सन होता है, इसके अलावा अन्य जो कंपोजिट कुल के उत्पादक हैं जैसे लहसुन की बात करें, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य क्या है? यानी कार्बोहाइड्रेट है वो उसका मुख्य कार्य क्या है? अपने सजीवों में उसका क्या कार्य है या जैविक क्रियाओं में क्या कार्य है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्यों में सबसे पहले अभी हमने बात की है ऊर्जा का आदान प्रदान। मतलब ये है जो कार्बोहाइड्रेट है वो आसानी से अपघटित होकर जो प्राणी कोशिकाएं हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि सदियों की कोशिकाओं को जो आवश्यक ऊर्जा है उसको प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से स्टार्च सेलुलोज है वो क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर जीवों की क्या स्ट्रक्चर प्रदान करने में क्या है? अहम योगदान निभाते हैं। इसी प्रकार से कंकाल तंत्र के फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट का अहम योगदान है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो सजीव होते हैं या प्राणी जगत होता है उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान करना, उसको सुदृढ़ता प्रदान करना, यानी प्राणी को सुदृढ़ता प्रदान करना, या फिर उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के काम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। एक बार दोबारा सुन लें, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या था, उससे पहले हमने डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन में ये कहा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन जो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं उन जिनके अपघटन से जो कार्बोहाइड्रेट के अणु छोटे अणु का निर्माण होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका वर्गीकरण में हमने कहा था दो प्रकार थे, एक तो शर्करा और एक कौन सा था? अशर्करा। शर्करा में हमने कहा था मीठे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसके अलावा हमने कहा था क्या कहा था? तीसरा संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। इसी प्रकार से अशर्करा में हमने कहा था स्वाद में स्वादहीन है, अक्रिस्टलीय है और जल में अविलय होते हैं। ठीक है। फिर हमने इसको जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया, तो उसमें हमने तीन प्रकार कहे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने ये कहा इनका जल अपघटन नहीं होता है, ये सबसे सरल अणु होते हैं, इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, इसी प्रकार से ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है, ये इसके यानी अच्छे उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम बात कर लें कि अपने पास अन्य एग्जाम्पलों की बात करें, दूसरा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कहा था ओलिगो का अर्थ होता है एक का अभिप्राय होता है कुछ सेकेराइड का अभिप्राय होता है शर्करा, कुछ शर्कराओं से निर्मित कार्बोहाइड्रेट है इन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। या परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अपने पास हम कहें कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है
उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और तीसरा था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ने कहा था पॉली का था बहुत सारे, यानी मैं जैविक बहुलक बोलते हैं, यानी मोनोसेकेराइड के जैविक बहुलक ही क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। इसलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, केवल कार्बोहाइड्रेट तक ही पढ़ना है।